राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वेटनरी मेडिसिन में जीवाणुजनित रोगों के बारे में। और ये हम आपकी रिक्वेस्ट से ले रहे हैं टॉपिक, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स आए थे अपने चैनल पर कि सर हमें रोगों वाला पार्ट बड़े शॉर्ट में ट्रिक्स के साथ बताइए, क्योंकि बहुत सारे रोग हैं वो याद नहीं होते, कन्फ्यूजन भी होता है। तो हमें रोगों वाला एक टॉपिक दे दीजिए, उस पर एक क्लास दे दीजिए। तो हम आज वो क्लास दे रहे हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे जीवाणुजनित रोगों के बारे में कि पशुओं में कौन से जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम शुरुआत करेंगे लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक से। इस वैज्ञानिक ने, जिसने कि दूध के लिए जो पाश्चराइजेशन टेम्परेचर है, दूध का जो पाश्चराइजेशन टेम्परेचर है उसके बारे में जो बताया था, वही लुईस पाश्चर जिसने रेबीज वैक्सीनेशन की खोज भी की थी। इसके लिए भी कहा जाता है कि इसने रेबीज वैक्सीनेशन की, जो अपने मैड डॉग डिजीज है रेबीज वायरस, उसके लिए, उसके बचाव के लिए रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। इसी वैज्ञानिक ने प्यारे बच्चों दिया था एक सिद्धांत जिसका नाम है रोगाणु सिद्धांत। तो बताइए रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? लुईस पाश्चर ने। इस रोगाणु सिद्धांत के अनुसार क्या है कि सजीवों में जितने भी प्रकार के रोग हैं उन रोगों का कारण रोगाणु होते हैं। लुईस पाश्चर ने बताया कि जितने भी प्रकार के रोग हैं उनको पैदा करने वाले कारक क्या होते हैं? रोगाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, रोगाणु होते हैं। और फिर साथ ही इसने ये भी बताया कि ये जो रोगाणु हैं ये मुख्यतया 4 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा विषाणु यानी वायरस, तीसरा कवक यानी फंगाई, चौथा प्रोटोजोआ। तो इस लुईस पाश्चर ने बताया कि सभी रोगों के कारण रोगाणु होते हैं और ये रोगाणु जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ हो सकते हैं। अब हम इस जीवाणु जनित रोगों की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। तो आपको याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ल्यूवेनहॉक। ये ल्यूवेनहॉक वही वैज्ञानिक है जिसने अपने स्वयं के द्वारा बनाई हुई जो एक लेंस था, सूक्ष्मदर्शी था, उसकी सहायता से सबसे पहले कोशिका को देखा। और इसी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले शुक्राणु को भी देखा। और इसी ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की? जीवाणु की। तो जीवाणु की खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। और रोगाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लुईस पाश्चर ने। और प्यारे बच्चों, इन रोगाणु के कारण, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, इन रोगाणु के कारण जो रोग होते हैं उन सभी रोगों को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग। ये रोगों का जब मेडिसिन वाला पार्ट पढ़ाएंगे, रोग बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें कॉन्जेनाइटल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, कॉन्टेजियस डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज, इस प्रकार से हेरिडिटरी डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं प्यारे बच्चों? ऐसी डिजीज जो किसी न किसी रोगाणु के द्वारा फैलती हैं। और रोगाणु में क्या हो सकता है? जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ। अब प्यारे बच्चों, हमें आगे नेक्स्ट पढ़ना क्या है? इन जीवाणुजनित रोगों के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीवाणुजनित रोग हैं कितने। फिर उनके बाद में धीरे धीरे उन रोगों को पैदा करने का रोगजनक कौन है,
फिर शरीर में ये एंट्री मारने के बाद कौन से अंग को प्रभावित करता है, कौन सी बीमारी पैदा करता है, फिर इसके बाद में इस बीमारी से उस रोगी की मृत्यु कैसे होती है। इस प्रकार अनेक सवाल हैं जो आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जीवाणु जनित रोगों की जो ट्रिक है कि कौन कौन से रोग होंगे जीवाणुओं में, जीवाणु जनित रोगों में, तो वो आपके सामने अभी मैं आपको बता देता हूँ। बैक्टीरियल बोर्न डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग। तो याद रखने की ट्रिक क्या है, ये रही आपके सामने। एंग्लोबेटे बीका ब्रूसली ने छठी सालगिरह में एक टिन का लैपटॉप लिया। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ट्रिक बनाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियां, देखिए कितनी सारी बीमारियां हैं, 16-17 आ जाएंगी इसमें, और देखिए कितने आसानी से आपको याद रहेगा। ये सारी जीवाणु जनित रोग हैं। एंग्लोबेटे बीका ब्रूसली ने छठी सालगिरह में एक टिन का लैपटॉप लिया। अब देखिए, फिर हम एक एक वन बाय वन लेंगे। एंग्लो जो आया, प्यारे बच्चों यहाँ एंग है, ये जो ए है इससे दो रोग आएंगे। ये जो ए है इस ए से दो रोग आएंगे। एक तो एंटेरोटॉक्सीमिया, दूसरा ए से आएगा एंथ्रेक्स। तो ये ए से आ गया दो, ए से एंटेरोटॉक्सीमिया, दूसरा ए से आ गया एंथ्रेक्स। फिर साथ में गलो भी है, गलो, तो गलो से प्यारे बच्चों आ गया गलघोटू। परीक्षाओं में बहुत बार ज़्यादातर इनके जो दूसरे नाम हैं इनसे सवाल भी आते हैं, जैसे एंटेरोटॉक्सीमिया को ओवर ईटिंग डिजीज बोलते हैं, एंथ्रेक्स को स्प्लीनिक फीवर बोलते हैं, गलघोटू को हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, शीपिंग फीवर। आगे जैसे हम डिटेल से लूँगा तो बताऊँगा। ए से क्या आया पाए प्यारे बच्चों, एंटेरोटॉक्सीमिया और एंथ्रेक्स। गलो से क्या आया, गलघोटू। फिर बे से क्या आया, बे से आया बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया बी से। और फिर टे से क्या आया प्यारे बच्चों, टे से आया टेटेनस, टे से आया टेटेनस जिसे हम लोकजा भी बोलते हैं। इसके बाद में बी, बहुत सिंपल, बी से क्या आया बच्चों, BQ जिसे हम लंगड़ा बुखार भी बोलते हैं, ब्लैक वाटर। फिर का, फिर क्या, का से क्या आया, काफ न्यूमोनिया। का से प्यारे बच्चों काफ न्यूमोनिया। और देखिए इसमें एक का एक और है, दो का है इसमें। एक तो बीका वाला जो का है इसका मतलब काफ न्यूमोनिया मान लीजिए, और यहाँ पर एक टिन का और है, इसका का मतलब है काफ स्काउर। काफ स्काउर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंग्रेजी में SCOUR, काफ स्काउर, यह काफ में दस्त। तो यहाँ का मतलब काफ न्यूमोनिया, यहाँ का मतलब काफ स्काउर। इसके बाद है ब्रूसली, ब्रूसली का हो गया ब्रुसेलोसिस, जिसे बैंक्स फीवर के नाम से भी जानते हैं। इनके अलग अलग नाम हम डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी बीमारी को तो बताएंगे। एक भी सवाल एग्जाम में बाहर नहीं आएगा आपके, जो मैं बताऊंगा आप पूरा ध्यान रखिए। ब्रूसली से ब्रुसेलोसिस, फिर ने से नेवल इल जिसे हम सूंडा पकना भी बोलते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों का काफ का सूंडा पक जाता है। छठी, छः, यहाँ पर छः है, छः से आ गया
6 रोग, छठी से 6 से क्या आ गया 6 को हम क्या बोलते हैं टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद में सालगिरह से साल से आ गया साल्मोनेला। प्यारे बच्चों साल से क्या आया साल्मोनेला। फिर में से क्या आया मेस्टाइटिस, में से आ गया मेस्टाइटिस। फिर 18 से 2 सवाल आ गए जो पशुधन सहायक भर्ती 2018 में भी एक सवाल आया था इससे संबंधित। 18 से 2 नाम आ गए, एक्टिनोबैसिलोसिस और दूसरा नाम आ गया एक्टिनोमाइकोसिस। अभी 2018 पशुधन सहायक 2018 में सवाल आया था वुडन टंग। एक्टिनोबैसिलोसिस वुडन टंग किसे कहते हैं एक्टिनोबैसिलोसिस रोग को, जिसमें एक्टिनोबैसिलस लिग्निरेसी नामक जीवाणु करता है। और एक्टिनोमाइसिस को हम बोलते हैं लंपी जा, हम डिटेल से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक्टिनोमाइसिस बोविस के द्वारा होता है। फिर 18 से एक्टिनोबैसिलोसिस और एक्टिनोमाइकोसिस आ गया। फिर का से क्या आ गया काफ स्काउर। स्काउर का मतलब होता है दस्त। काफ में जो दस्त लगते हैं, बहुत सी बार देखा होगा आपने, काफ में दस्त लगते हैं पैदा होने के 1-2 महीने के भीतर, दूध पीते बछड़े में, उसे बोलते काफ स्काउर। इसके बाद में लेप्टोप से प्यारे बच्चों क्या आया लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोप से आया लेप्टोस्पाइरोसिस। फिर लिया से क्या आ गया लिस्टीरिया। लिया से लिस्टीरिया। और हमने जब गायनोकोलॉजी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 4 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो 3rd ट्राइमेस्टर में या लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मैंने क्या बताया ब्रुससालेली, ब्रुस से ब्रुसेला, साले से साल्मोनेला, ले से लेप्टोस्पाइरा और ली से लिस्टीरिया। ये चारों ब्रुसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और लिस्टीरियोसिस, ये चारों ही लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ये चारों ही ध्यान रखना प्यारे बच्चों, याद रखने का अच्छा तरीका है, ये चारों ही मिल्क बोर्न डिजीज भी होती हैं। मिल्क बोर्न डिजीज का मतलब दूध से फैलने वाली बीमारी। अगर दूध को अच्छे से बॉयल नहीं किया गया तो इन चारों बीमारियों के होने की संभावना, क्योंकि जोनोटिक है। मिल्क बोर्न डिजीज पशुओं के दूध से अगर वो मनुष्य में फैल रही है तो ऐसी बीमारियों को हम क्या कहते हैं जूनोटिक। जो डिजीज पशुओं से मनुष्य में फैले ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो ये ब्रुसेलोसिस, साल्मोनेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और लिस्टीरियोसिस चारों ही लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन वाले बैक्टीरिया भी हैं। ये चारों मिल्क बोर्न डिजीज भी हैं, दुग्ध जनित रोग हैं, और ये चारों जूनोटिक डिजीज भी हैं। तो ये 3 तथ्य इनके बारे में आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों जीवाणु जनित रोगों को कितनी बीमारी हैं देखो आराम से याद रह गया। एंग्लो बेटे बीका ब्रूसली ने 6ठी सालगिरह में एक टिन का लैपटॉप लिया। एंथ्रेक्स, एंटेरोटॉक्सिमिया, गलगोटू, बैसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया, टेटेनस, बीक्यू, काफ न्यूमोनिया, ब्रुसेलोसिस, नेवलिल, क्षय रोग यानी टीबी, साल्मोनेलोसिस, मेस्टाइटिस, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, काफ स्काउर, लेप्टोस्पाइरोसिस और लिस्टीरियोसिस, ये सब बीमारियां जीवाणु जनित रोग हैं यानी बैक्टीरियल बोर्न डिजीज हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसे ही आ जाता है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, ऑप्शन में आ गया जीवाणु जनित, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, रेबीज आ गया, दाद आ गया, इसके बाद में एचएस आ गया, गलगोटू या एफएमडी, ये 4 रोग। बताइए निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो आपको ये याद होगा तभी तो जवाब दे पाएंगे। तो रेबीज ये वायरस जनित रोग है, दाद ये कवक जनित रोग है, ये एचएस हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं गलगोटू को, ये आ गया यहाँ जीवाणु जनित रोग। और एफएमडी विषाणु जनित रोग है। इसीलिए प्यारे बच्चों ऐसे सवालों का जवाब भी आप देंगे कब, जब आपको ये ट्रिक याद होगी। अब आगे चलते हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, आज वीडियो बड़ा हो जाएगा।
इसीलिए हम एंग्लो में एंथ्रेक्स, एंटेरोटॉक्सीमिया और गलघोटू के बारे में चर्चा करते हैं। फिर धीरे धीरे इन सभी बीमारियों को हम आगे वाली क्लासेस में लेते रहेंगे। तो एंग्लो से हम पहले लेते हैं एंथ्रेक्स। जिस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं उनमें क्या है, सबसे पहला ये कि इस एंथ्रेक्स रोग का रोगजनक, इस रोग को पैदा करने वाला जीवाणु कौन है, तो उसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु इस एंथ्रेक्स रोग को पैदा करता है। और ये बैक्टीरिया, दो चीज़ें याद रखना प्यारे बच्चों, कि ये वाला बैक्टीरिया एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। मैं कोशिका वाले पार्ट में इनमें अलग अलग अंतर भी बताऊंगा। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दूसरा ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। स्पोर फॉर्मिंग जीवाणु का मतलब है ये कि स्पोर यानी बीजाणु पैदा करता है। ये बीजाणु, स्पोर्स यानी ये बीजाणु, छोटे छोटे बीज पैदा करता है, स्पोर्स। ये वाला बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। और इसीलिए ये घातक होता है प्यारे बच्चों। इसके जो स्पोर्स है ना, ये स्पोर्स संक्रमित ऊतकों में, जिन ऊतकों को ये संक्रमित कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन संक्रमित ऊतकों में ये 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। देखिए इसकी खासियत क्या है। तो ये जो स्पोर्स बनाता है ये इन संक्रमित ऊतकों में 10 साल तक जिंदा रह सकता है और मिट्टी में भी ये कई सालों तक जिंदा रह सकता है, जमीन में। इसलिए बहुत घातक है ये। दूसरा आपको याद रखिए, जो एंथ्रेक्स रोग पैदा हो रहा है इसके अन्य नाम क्या है, यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं। अन्य नाम में प्यारे बच्चों देखिए, स्प्लेनिक फीवर, यानी हम इसे कहते हैं तिल्ली बुखार, तिल्ली बुखार। और प्यारे बच्चों इस एंथ्रेक्स को स्प्लेनिक फीवर इसीलिए कहते हैं, याद रखना, स्प्लीन जो नाम आ रहा है, जो हमने रक्त वाले पार्ट में आपको पढ़ाया कि स्प्लीन सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है और ये शरीर का ब्लड बैंक भी कहलाता है और ये आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहलाता है। यही स्प्लीन इस बीमारी में बहुत बड़ा हो जाता है, यानी ये एनलार्ज्ड हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी बहुत बड़ा हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं स्प्लीनो मीगेली। किसी भी अंग के बड़े होने को मीगेली नाम लगाते हैं। जैसे लीवर बड़ा हो गया तो हम लगाते हैं हिपेटोमीगेली। यहाँ पर स्प्लीन बड़ा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लीनोमीगेली। तो ये बहुत ही अच्छा इसका लक्षण है जो प्रकट होता है। स्प्लेनोमीगेली एंथ्रेक्स में स्प्लीन की साइज नॉर्मल साइज से बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए इस बीमारी को बोलते हैं स्प्लेनिक फीवर। दूसरा प्यारे बच्चों इसका नाम है गिल्टी बुखार या गिल्टी रोग। तीसरा इसका नाम है वूल सोर्टर्स डिजीज। कभी कभी ये भी आ जाता है वूल सोर्टर्स डिजीज। किसे कहते हैं? वूल का मतलब ऊन, सोर्टर्स का मतलब कतरने वाले, ऊन कतरने वालों की बीमारी। और ये क्यों कहा है ऊन कतरने वालों की बीमारी? क्योंकि प्यारे बच्चों जो ऊन कतरने को हम शेयरिंग बोलते हैं भेड़ में, तो जब ऊन कतरते हैं उस समय इस भेड़ से, इन्फेक्टेड शीप से यानी संक्रमित भेड़ से ऊन काटने वालों को भी वो बीमारी हो सकती है। और ऊन से तो आपको पता है डस्ट एलर्जी भी होती है किसी किसी को। तो वो जो ऊन में से जो कचरा निकलेगा उछलेगा हवा के माध्यम से उनके फेफड़ों में जाएगा, तो उससे उनको क्या हो जाएगा? न्यूमोनिया। तो ध्यान रखिए उनकी न्यूमोनिया से मृत्यु होती है। वूल सोर्टर्स डिजीज, ऊन कतरने वालों की बीमारी इसीलिए कहा जाता है कि एंथ्रेक्स के प्यारे बच्चों जो मुख्य मेन होस्ट हैं जिनमें ये ग्रोथ करता है, जिनमें रोग फैलाता है, वो ये दो हैं, कैटल और शीप।
ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करते हैं ये? कैटल और शीप को, यानी गाय को और भेड़ को सबसे ज़्यादा प्रभावित। जब भेड़ की ऊन काटने वाले जब भेड़ की ऊन काटेंगे तो संक्रमित भेड़ से उनको भी ये संभावना होगी कि वो ऊन कतरने वाले भी प्रभावित हो। इससे क्या निकलकर सामने आया प्यारे बच्चों कि ये एंथ्रेक्स एक जूनोटिक रोग भी है। जूनोटिक रोग भी है। कभी कभी आ जाए निम्न में से कौन सा जूनोटिक रोग है या नहीं है, तो एंथ्रेक्स है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उस संक्रमित भेड़ से भेड़ की जो ऊन कतरने वालों को भी बीमारी हो गई। पशु से अगर मनुष्य में कोई बीमारी फैले तो प्यारे बच्चों ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं? जूनोटिक डिजीज। तो एंथ्रेक्स एक जूनोटिक डिजीज भी है। और देखिए इसमें क्या होता है, एक लक्षण तो दो चीज़ें और याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है सवालों के दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि जो शरीर की नेचुरल ओपनिंग्स हैं, इसका जो लक्षण है इस बीमारी का, नेचुरल ओपनिंग्स का मतलब आप देखिए एनस, नोज हो या माउथ हो, तो शरीर की जो नेचुरल ओपनिंग्स हैं जैसे एनस है, नोज है, माउथ, इनसे क्या निकलता है प्यारे बच्चों? काला और झागदार रक्त। ये बहुत ही फेमस है इसका सिम्टम। इन नेचुरल ओपनिंग्स में जब कभी आप पशु की मृत्यु देखें और एकदम से देखें उसके नाक से, मुंह से, एनस से अगर काला काला झागदार फ्रोदी एंड ब्लैक ब्लड आ रहा हो तो संभावना है कि उसको एंथ्रेक्स हो सकता है। तो ये काला झागदार ब्लड है, बड़ी मुश्किल से इसका थक्का बनता है, थक्का बनता नहीं है इसका बड़ी आसानी से। ये और खासियत बात है इसकी, काला निकलता है, झागदार रक्त निकलता है। और ये काला क्यों निकलता है प्यारे बच्चों? क्योंकि इस रक्त में ऑक्सीजन की कमी रहती है, और जिस रक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है उसका रंग थोड़ा लाल होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है उसका रंग कैसा होता है? काला। तो काला झागदार रक्त निकलता है, ये इस एंथ्रेक्स का बहुत ही अच्छा एक सिम्टम है एग्जाम के दृष्टिकोण से। दूसरा, कभी कभी ये पूछते हैं बच्चों कि इस एंथ्रेक्स में डेथ, मृत्यु किस कारण होती है वो बताइए हमें। क्या मृत्यु सांस फूलने से होती है जैसे कोरोना में हो रही है, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया और डेथ? लेकिन इस एंथ्रेक्स में मृत्यु क्या हार्ट अटैक आने से हो रही है? क्या सांस घुटने से हो रही है? नहीं प्यारे बच्चों, इसमें मृत्यु होती है रीनल फेल्यूर से। रीनल फेल्योर का मतलब हो गया कि मतलब किडनी का जो तंत्र है वो पूरा फेल हो जाता है, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकल पाएंगे। जब किडनी ही फेल हो गई तो किडनी का काम क्या है मैंने बताया, शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ निकलेंगे नहीं, जैसे यूरिया है तो यूरिया शरीर में बढ़ता ही जाएगा, जिसको हम कहते हैं यूरीमिया। प्यारे बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? यूरीमिया। जब यूरिन से अगर ये यूरिया नहीं निकल पाता है तो इस यूरिया की सांद्रता रक्त में बढ़ती जाती है, और यूरिया एक टॉक्सिक पदार्थ है, इसको कहते हैं यूरीमिया, और यूरीमिया से जानवर की फिर डेथ हो जाती है। तो किडनी फेल्योर से या रीनल फेल्योर से एंथ्रेक्स के रोगियों की क्या होती है? मृत्यु होती है। और प्यारे बच्चों ये याद रखना चाहिए एंथ्रेक्स के बारे में एक चीज, कि इस रोग में अगर संभावना हो कि ये रोग है तो इस रोग में उस पशु का पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप लिख के ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि एंथ्रेक्स नामक रोग में अगर आपको संभावना लगे एंथ्रेक्स है तो इसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने पोस्टमार्टम किया, उसके शरीर को आपने उधेड़ा, काटा, तो जो इसकी स्पोर्स हैं जो हवा में फैल जाएंगे, और मैंने बताया कि ये सॉइल में, मिट्टी में भी कई वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं। ये वाले स्पोर संक्रमित ऊतकों में 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए कभी भी एंथ्रेक्स के जो शव है इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसको गहरा गड्ढा खोदकर फिर उसमें चूना डालकर और नमक डालकर उसको एक वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसका डिस्पोजल करना चाहिए इस एंथ्रेक्स वाले रोग में। और फिर जूनोटिक भी है तो मनुष्य में भी फैल सकता है। लास्ट चीज, इससे बचाव का फिर उपाय क्या है? मेरे प्यारे भाइयों, जब आपने इसके बारे में, इसकी सीवियरिटी, गंभीरता के बारे में इतना बता ही दिया है
तो यह भी तो बता दीजिए कि इस रोग का फिर उपचार बचाव कैसे करें। तो बचाव करने के तो भैया टीका होता है, टीकाकरण। अब टीके से संबंधित क्या सवाल आएगा, क्योंकि एंथ्रेक्स रोग में मुख्य कारण होता है उसका स्पोर, क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो इसलिए टीका भी क्या होगा, देखिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये है इसकी वैक्सीन का नाम। अब कोई पूछे बताइए स्पोर वैक्सीन किस रोग से बचने में लगा, एंथ्रेक्स तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन लिख दिया तो आप बता दोगे एंथ्रेक्स का उपाय है ये, तो एंथ्रेक्स नहीं रहेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा प्यारे बच्चों, पूछेगा स्पोर वैक्सीन किस रोग से बचाव हेतु दी जाती है, तो जवाब क्या होगा, एंथ्रेक्स। और इसमें जो स्ट्रेन है, जैसे अलग अलग मैं बताऊंगा, ब्रुसेला जो है, ब्रुसेला में जो स्ट्रेन होती है वैक्सीन की वो होती है कॉटन 19। वैसे इस स्पोर वैक्सीन की जो स्ट्रेन है उसका नाम है स्टर्नी, स्टर्नी स्ट्रेन, ये ध्यान रखिए। या कभी कभी इस स्टर्नी स्ट्रेन को F32 का नाम भी देते हैं, तो ध्यान रखिए F32 स्ट्रेन या स्टर्नी स्ट्रेन कौन से रोग से बचाने में प्रयोग में ली जाती है, तो एंथ्रेक्स। और स्पोर वैक्सीन किसके बचाव के लिए काम में ली जाती है, एंथ्रेक्स। तो ये था प्यारे बच्चों एंथ्रेक्स के बारे में। इसके बाद में हम लेते हैं एस से फिर एंटेरोटॉक्सीमिया, एन से एंटेरोटॉक्सीमिया, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंटेरोटॉक्सीमिया नाम आपने बहुत बार सुना होगा, भेड़ बकरियों में बीमारी बहुत फैलती है अपने इस इलाके में, और हिंदी में इस बीमारी को बोलते हैं प्यारे बच्चों फड़किया, इसे हम कहते हैं फड़किया। इसका जो रोग जनक है, अर्थात इस एंटेरोटॉक्सीमिया को पैदा करने वाला जो जीवाणु है, इसका नाम तो आपको याद रखना चाहिए, और उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, या अंग्रेजी में लिखूं तो ऐसे आराम से क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस में भी बहुत टाइप होते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन एंटेरोटॉक्सीमिया टाइप सी और टाइप डी इन दोनों से होता है। तो एंटेरोटॉक्सीमिया रोग क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप सी और टाइप डी से होता है। ये क्लोस्ट्रीडियम वाले बैक्टीरिया प्यारे बच्चों ये भी ग्राम पॉजिटिव ही हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लेकिन ध्यान रखने वाले क्लोस्ट्रीडियम से अपने बहुत है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम चोवई, क्लोस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ऐसे खूब। एंटेरोटॉक्सीमिया रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप सी और टाइप डी से। अब इस टाइप डी से, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप डी से जो बीमारी होती है, उस बीमारी का और स्पेशल नाम है अलग से, जिसे हम कहते हैं ओवर ईटिंग डिजीज। प्यारे बच्चों जैसे कि इसके नाम में लिखा है ओवर ईटिंग डिजीज, यानी कि बहुत ज़्यादा खा जाने से बीमारी होती है। भेड़ बकरियां जब मानसून का चारा चर रही होती, बहुत हरा रहता उस समय, हरा हरा, और चाव में वो ज़्यादा चर लेती, ज़्यादा खा लेती, अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो अगर ज़्यादा खा लेती हैं तो ऐसी भेड़ बकरियों को ज़्यादा संभावना होती है इस बीमारी की, इसीलिए इसको बोलते हैं ओवर ईटिंग डिजीज़। तो यही इसके बारे में ध्यान रखना, और इसी एंटेरोटॉक्सीमिया को ध्यान रखना, या ओवर ईटिंग डिजीज़ को मान लीजिए, इस ओवर ईटिंग डिजीज़ को हम पल्पी किडनी डिजीज़ भी बोलते हैं। पल्पी किडनी डिजीज़, ये बहुत बार सवाल आएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पल्पी किडनी डिजीज़ किसे कहते हैं, तो वही एंटेरोटॉक्सीमिया को पल्पी किडनी डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, किडनी पल्पी हो जाती, पल्पी का मतलब गलेड़ी, गली हुई सी, सड़ी, जैसे उसको किसी ने उबाल दिया हो, तो पल्पी किडनी डिजीज़, इसमें किडनी खराब हो जाती है, एकदम गल सी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पल्पी किडनी डिजीज़। तो ये किस में होता है, एंटेरोटॉक्सीमिया। एंटेरोटॉक्सीमिया का दूसरा नाम क्या है, पल्पी किडनी डिजीज़। और इससे बचाव का बस अंतिम इसके बारे में आपको क्या याद रखना है,
बचाव के लिए इसका टीका आता है भाई, एंटेरोटॉक्सिमिया का फड़िका का टीका आता है, जो हमेशा ध्यान रखना मानसून से पहले लगाया जाता है। मानसून से पहले लगाने का मतलब यही है क्योंकि इस बीमारी के आने की संभावना कब होती है? मानसून में, जब हरा चारा उग जाए खूब सारा तो उस समय, तो इसीलिए पहले ही, मानसून से पहले ही, जैसे मई में ये टीका लगता है और 15 दिन बाद फिर इसका टीके का क्या होता है? बूस्टअप होता है। फिर 15 दिन बाद बूस्टर डोज लगती है। इस प्रकार साल में एक बार मानसून से पहले फड़किया का टीका लगता है और 15 दिन बाद में फिर उसको बूस्टर डोज दी जाती है। फिर ये साल भर के लिए इम्यूनिटी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दूसरा ए से हुआ। फिर तीसरा क्या है? गलो। गलो से आ गया गलघोटू, और गलघोटू का दूसरा नाम है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, HS, और इसी को बोलते हैं घुड़का रोग, इसी को बोलते हैं शिपिंग फीवर, शिपिंग फीवर। तो गलघोटू, HS, घुड़का, शिपिंग फीवर सब इसी के नाम हैं, गलघोटू के। और जैसे कि इसके नाम से लग रहा है गलघोटू यानी गला घुट जाता है, गला घुट जाता है, दम घुट जाता है। तो देखो कैसे गले पर, इसका जो लक्षण है बीमारी का वो यही है कि गले पर, समझ गए, और ब्रिस्केट रीजन पर। ब्रिस्केट क्षेत्र का मतलब आगे वाले जो दोनों पैर हैं इनके बीच का जो क्षेत्र, इसे हम बोलते हैं ब्रिस्केट। तो गले पर और ब्रिस्केट क्षेत्र पर क्या आ जाती है? एडिमेटस स्वेलिंग, एडिमेटस स्वेलिंग। तो आप याद रखना, गर्म, कठोर एवं पीड़ादायक सूजन आ जाती है यहाँ पर इन इलाकों में। तो बहुत अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लक्षण है गलघोटू या HS का। हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया में गले पर, ब्रिस्केट क्षेत्र पर एडिमेटस स्वेलिंग आती है, अर्थात गर्म, कठोर, पीड़ादायक सूजन आ जाती है, जिससे ट्रेकिया दब जाता है, श्वास नहीं ले पाता जानवर, और फिर क्या होता है? श्वास नहीं लेने के कारण एस्फिक्सिया होता है। एस्फिक्सिया का मतलब आप समझना प्यारे बच्चों, में समझाऊंगा, दम घुटना। साइंस में दम घुटने को हम क्या बोलते हैं? एस्फिक्सिया। दम घुट जाता है, फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, दम घुट गया, तो एस्फिक्सिया से उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। एस्फिक्सिया से उसकी डेथ हो सकती है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताया नहीं कि रोगजनक कौन है, तो बताइए इस प्रकार की इस घातक बीमारी को पैदा करने वाला जीवाणु कौन है? तो उसका नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा। पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु गलघोटू या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया रोग पैदा करता है। और ये रोग हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मानसून में होता है, ज़्यादा मानसून में होता है। एक बीमारी और इसके साथ में BQ जो आएगी, ब्लैक वाटर, वो भी मानसून में होने की संभावना होती है। इसलिए ध्यान रखना, गलघोटू बीमारी मानसून में होती है, तो जो इसका टीका है वो भी आप हमेशा कब लगाएंगे? मानसून से पहले, मई में या मई जून में। तो इसका गलघोटू का HS का टीका आता है जो मानसून से पहले ही लगा दिया जाता है। फिर इसको बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होती, साल में एक बार लगता है, मानसून से पहले लगता है। और इसकी जो मिनिमम एज है कि कम से कम कितनी एज पर लगना चाहिए ये HS का टीका, तो वो है 6 महीने। 6 महीने की काफ को ये टीका लगा सकते हैं अपन कम से कम, और फिर ज़्यादा उम्र वाले को कभी भी लगा सकते हैं। मानसून से पहले ये टीका लगता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसके बाद में अपने को गलघोटू से संबंधित तो हो गया, लेकिन जो ये पास्चुरेला मल्टोसिडा है, सेम जीवाणु, लेकिन पक्षियों में क्या करता है? अभी हम बात कर रहे थे गाय भैंस में जो गलघोटू या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया करता, मगर प्यारे बच्चों पास्चुरेला मल्टोसिडा सेम यही जीवाणु पक्षियों में एक रोग पैदा करता है जिसका नाम है फाउल कोलेरा। फाउल कोलेरा, एक रोग और आगे निकल गया, फाउल कोलेरा, या फिर इसका नाम है एवियन
HS, एवियन HS, या सिर्फ HS है, या एवियन HS का मतलब एवियन हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, या इसको हम पास्चुरेला के कारण हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पास्चुरेलोसिस, तो वो भी बात सही है, पास्चुरेलोसिस। या इसको हम बोल सकते हैं गाय भैंस के केस में तो HS और पक्षियों के केस में एवियन HS, क्योंकि एवियन किसकी जाति है? एवियन जाति है पक्षियों की। प्यारे बच्चों, इक्वाइन घोड़ों की, स्वाइन सुअरों की, बोवाइन गाय भैंस की, वैसे एवियन किसकी जाती है? पक्षियों की। इसलिए एवियन हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं? जो पास्चुरेला मल्टोसिडा पक्षियों में रोग पैदा करता है, इस फाउल कोलेरा को। और इसके दो लक्षण याद रखना, जैसे यहाँ पर गले में सूजन आती है, तो आप देखिए मुर्गी में गले के नीचे एक बल्ब जैसी संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं वेटल। क्या बोलते हैं? वेटल। गले के नीचे से ढोल सा लटकता है थोड़ा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेटल। तो ये वेटल में स्वेलिंग आती है। तो ध्यान रखना, फाउल कोलेरा रोग में, जो कि एक प्रकार का पक्षियों का गलगोटू है, तो पक्षियों के गले पर ही स्वेलिंग आएगी, और पक्षियों के गले पर क्या होता है? वो लटकता हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेटल। तो इस वेटल में स्वेलिंग आती है। ध्यान रखिए, कभी जब पक्षियों में उसके वेटल में स्वेलिंग हो तो कौन सा रोग है? फाउल कोलेरा। किससे होता है? पास्चुरेला मल्टोसिडा से। और दूसरी चीज वेटल में स्वेलिंग, और दूसरा लक्षण, ये दो याद रखना है फाउल कोलेरा में, वेटल में स्वेलिंग आती है, और दूसरा ग्रीनिश डायरिया। ग्रीनिश डायरिया, ग्रीनिश डायरिया का मतलब है प्यारे बच्चों हरे रंग के दस्त, हरे दस्त, हरे रंग के दस्त। ग्रीनिश डायरिया, हरे रंग के दस्त लगते हैं पक्षियों को, तो लगभग संभावना किसकी है? फाउल कोलेरा की, जिसे हम एवियन HS कहते हैं, जो पास्चुरेला मल्टोसिडा से ही फैलता है। तो इस प्रकार ये 3 बैक्टीरियल डिजीज़ हमने आज डिस्कस की। इसके बाद में आगे हम अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।